हेलो बच्चों। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यही यहाँ पे कि फिजिकल वर्ल्ड में कि साइंस क्या होता है, साइंस की कौन सी कितनी ब्रांचेस होती हैं, साइंस की कितनी ब्रांचेस होती हैं, और साइंस जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक थ्योरीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स जो है वो बाकी ब्रांचेस से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, देखिए फ़िज़िक्स बताया है कि क्या बेसिक लॉज हैं, फ़िज़िक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यहाँ पे यूनिफिकेशन बताया है, रिडक्शन बताया है। फ़िज़िक्स के क्या क्या स्कोप हैं और कौन कौन से साइंस के अदर ब्रांचेस में हैं, जैसे यहाँ पे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, रिलेटिविटी है। और यहाँ पे देखिए फ़िज़िक्स कैसे जो है फ़िज़िक्स साइंस के अदर ब्रांचेस से रिलेट करती है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, या जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है फ़िज़िक्स इन रिलेशन विद द फिजिक्स इन रिलेशन टू द सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, कैसे अदर चीज़ों से डिपेंड करती है। जैसे मैंने एज एन एग्जांपल ऐसे एक दो चीज़ें ऐसे बता रखी हैं कि जैसे डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविज़न। अगर ये सब तो आप सोचिए टेलीविज़न, रेडियो या टेलीग्राफ, ये टेलीफोन नहीं होते तो कम्युनिकेशन में कितनी प्रॉब्लम होती। लेज़र, कंप्यूटर, आज तो आजकल तो हर चीज़ कंप्यूटर पे बेस्ड है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी कंप्यूटर पे ही है। ठीक है, फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे प्रेजेंट में, ये भी सब। तो अगर ये सब नहीं होता, डिजिटलाइजेशन नहीं होता, अगर फिजिक्स डेवलप नहीं करती तो सोसाइटी में कम्युनिकेशन करने में या बाकी चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे एक्सरे है, इन सब सारी चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक्सरे मेडिकल सेक्टर में यूज होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम आगे आज के डेट में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर की। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुल मिला के 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जिन पे पूरा यूनिवर्स जो है वो चलता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, इट इज़ इन द होल यूनिवर्स ऑल द फिनोमिनन्स आर गवर्न बाय सम फंडामेंटल फोर्सेस। पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे, कुछ बेसिक फोर्सेस पे काम करता है। उन फोर्सेस को हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे, अगर एटम से बड़े साइज पे देखोगे तो आपको दिखेगा 2 तरीके का फंडामेंटल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, यानी कि एटॉमिक लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे देखोगे, तो आपको 2 तरीके का और फोर्स दिखेगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। कंबाइनली इनको न्यूक्लियर फोर्स ही कहते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों न्यूक्लियर फोर्सेज ही हैं। एटम या उससे छोटे लेवल पे ही काम करते हैं, एटम लेवल पे भी नहीं, एटम से छोटे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, एटम का जो साइज़ होता है, यहाँ पे देखिए मैंने एटम का साइज़ लिख रखा है, ये 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो 10⁻15 मीटर के रेंज का होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है एटम, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिक फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, जो इन फोर्सेस के स्ट्रेंथ का सीक्वेंस होना चाहिए वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पावरफुल। इससे ज़्यादा पावरफुल पूरी यूनिवर्स में कोई दूसरा फोर्स ही नहीं है। फिर हो जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों नाम से वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा सा वीक होता है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से तो स्ट्रॉन्ग ही होता है। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे वीक का मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पावरफुल कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? देखिए, 2 मासिव बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हर वो बॉडी जिनके पास मास होता है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उनके मास की वजह से, है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, अब न्यूटन साहब ने बताया है इसको कि कैसे लगता है। देखिए, ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, हमने पहले यहाँ पे बता दिया, हालांकि इसकी प्रॉपर्टी में भी आगे हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसको हम बोलते हैं
अच्छा, जब इन दोनों इक्वेशंस को आप मर्ज कर दोगे तो आपको मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। मर्ज कर दो तो मिल जाएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग देखो यहाँ पे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं बदलती। वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अगर इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो इससे एक चीज़ और पता चलता है कि जो मास की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मास की वजह से लगता है, ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि दो बॉडीज़ के बीच में कुछ भी आ जाए, ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि दो बॉडीज़ के बीच में क्या आया है, ठीक है। अब देखिएगा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। मास देखो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ये चीज़ भी पता चलती है कि मास हमेशा एक तरीके का होता है। अट्रैक्टिव नेचर है ना हमेशा। अगर मान लो रिपल्सिव होता और अट्रैक्टिव भी होता तो ये लगता है कि हो सकता है मास दो तरीके का होता हो, ठीक। जैसे चार्जेस के केस में होता है, लाइक चार्जेस रिपल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। दो तरीके का फोर्स लगता है तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी आपने देखा है कि सन ने जो है वो अर्थ को रिपल कर दिया हो, मतलब पुश कर दिया हो, अपने से दूर भेज दिया हो, ठीक है, नहीं देखा होगा। कभी कोई भी प्लेनेट एक दूसरे को पुश करके दूर भेज रहा हो, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं ड्यू टू देयर मासेस। तो जो टोटल फोर्स लगता है वो फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। दो मासिव बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। उसके बाद बात करेंगे कि ये हमेशा लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। क्या रेंज होता है इनका? इन्फिनिटी, ये यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक लगता है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि इससे कमज़ोर फोर्स इस यूनिवर्स में प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन एक खास बात ये है कि जब हैवी मासिव बॉडीज़ के बीच में ये लगता है तो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। जैसे हमारे आपके बीच में क्लास में बैठे दो बच्चों के बीच में फोर्स लगेगा तो कोई एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे बच्चे, ठीक है। लेकिन अगर सन और अर्थ के बीच में वर्क करेगा तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे। मतलब अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं होगा हमारे आपके बीच में, यानी क्लास में बैठे दो बच्चों के बीच में। लेकिन अगर हम सन और अर्थ की बात करेंगे तो ये इम्पैक्टफुल भी है, बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर उस टाइम पे कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्सेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज से स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता। वैसे भी ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। आप सोचो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर पूरा यूनिवर्स चला रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का क्या हाल होगा, ठीक है। देखिए अगली प्रॉपर्टी में हम आते हैं तो ये है डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। जैसे दो बॉडीज़ के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो उसके बीच में तीसरा बॉडी आ जाए तो उस फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला उसकी प्रेजेंस से, मतलब मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस किसे कहते हैं? जैसे सपोज करिए कि एक बॉडी यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ है, दूसरी बॉडी यहाँ पे है, उसका सेंटर यहाँ है। तो इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के एलोंग लगता है फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्सेस। अगर कभी भी ना दो बॉडीज़ हैं, उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कोई भी फोर्स वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का सेंट्रल फोर्स ही है। जिन भी दो बॉडीज़ के बीच में ये लगता है ये उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स या सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही वर्क करता है। गुड, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? देखो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे सरफेस ले लीजिएगा, बताया नहीं था शायद, ये देख लीजिएगा। एक सरफेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे लेके जाना है, h हाइट ऊपर लेके जाना है। सपोज करो यहाँ पे हाइट कितनी है, h हाइट है 5 मीटर 10 मीटर जो भी हो, ठीक है। तो एक तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट लेके लिफ्ट करके चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इस बॉडी को यहाँ से और स्टेप बाय स्टेप लेके चले जाओ। तो ये वाला पाथ जो है ये दूसरा पाथ मान लो, ये वाला जो पाथ है इसको पहला पाथ मान लो। तो जो वर्क डन इन फर्स्ट पाथ होगा ये वर्क डन इन सेकेंड पाथ की इक्वल हो जाएगा। पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक है इसमें, लास्ट प्रॉपर्टी है वो है, प्रॉपर्टी क्या है एक तरीके का, देखिए इसको याद करना जरूरी है।
नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसमें जो है वो ये चीज़ जानना जरूरी है कि ग्रेविटॉन किसे कहते हैं। ऐसा माना जाता है, देखिए अभी तक ये कहीं भी प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो बॉडी, जैसे यहाँ पे देखिए मास m1 ले लिया हमने बॉडीज़ का, एक दूसरी बॉडी का मास m2 ले लिया है, दोनों एक दूसरे पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ये पहली वाली बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, और अगर दूसरी वाली बॉडी जो है वो पहले पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो एक दूसरे को ये किसी पार्टिकल के थ्रू अपना एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। जैसे ये देखिए, ये वाला बॉडी दूसरे पे अप्लाई कर रहा है, दूसरा वाला बॉडी पहले पे, और पहला वाला जो है ये सपोज कर लीजिए दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एक दूसरे पे जो ये लगा रहे हैं, वो किसी न किसी पार्टिकल के ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से लगा रहे हैं। कोई पार्टिकल है जो इनकी एनर्जी को यहाँ लेके जा रहा है, इसकी एनर्जी को यहाँ लेके आ रहा है, पहले से दूसरे तक, दूसरे से पहले तक। वो पार्टिकल एज्यूम किया गया है कि वो ग्रेविटेशनल का पार्टिकल ग्रेविटॉन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को ले जाने वाला पार्टिकल ग्रेविटॉन हो सकता है। बाकी अभी तक ये प्रूफ नहीं है कि रियल में ऐसा कोई पार्टिकल होता है, लेकिन एज्यूम किया गया है, क्योंकि हम बाकी जो फोर्सेस देखते हैं उन फोर्सेस के पीछे कोई ना कोई पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए एज्यूम किया गया है कि कोई ना कोई पार्टिकल इसमें भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन पे आएँ, तो हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो हैं ये पूरे यूनिवर्स को गवर्न करती हैं, और पूरे यूनिवर्स के मोशन के लिए, चाहे वो हमारा गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे गैलेक्टिक क्लस्टर हो, कोई भी हो, ठीक है ना, इनके मोशन के लिए, ठीक है, इनके क्या नाम है, इवोल्यूशन के लिए ये जो है चाहे इनके फॉर्मेशन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अभी हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको ब्लैक होल भी पढ़ने को मिलेगा। ब्लैक होल तो आप सबने सुना ही होगा, ठीक है, ब्लैक होल, वाइट होल, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से होते हैं, ठीक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है तो ब्लैक होल वर्क करने, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स के मोशन के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, स्टेशनरी कंडीशन के लिए, और कोई जैसे सन के अबाउट हमारे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, पूरा सन जो है वो गैलेक्सी में कैसे घूमता है, यूनिवर्स में कैसे घूमता है, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी अदर ब्लैक होल्स हैं, वो सब कैसे वर्क करते हैं, इन सब के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, सब के पीछे, ठीक है। तो आज के लिए बस यहाँ तक इतना ही। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और वो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।